नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक हिंदू क्षत्रिय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान जो 12वीं सदी के इतिहास के वीर नायक थे उनके बारे में बताते हैं। शब्दवेदी बाण संचालन के विशेषज्ञ अजमेर के इस वीर राजा को विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी छल से ही जीत सका था, बल से नहीं। 16 बार पृथ्वीराज चौहान से क्षमा पाने के बाद मोहम्मद गौरी ने भरोसे का गला घोटा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा दी गई दया की भीख हिंदुस्तान के इतिहास पर हमेशा के लिए भारी पड़ गई। भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण नाम है पृथ्वीराज चौहान। यह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील। इसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब इजाफा किया, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने की भूल भी कर दी। शत्रु पर दया की यह भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज तृतीय को ही देश पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। पराक्रम और साहस जिनके हथियार थे, दया करुणा जिनके श्रृंगार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज की मां महारानी कर्पूरा देवी स्वयं एक वीरांगना थी। जयानक नाम के एक कश्मीरी कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि उन्हें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। चंद्रप्रदायी के लिखे मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, आयुर्वेद, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और पेंटिंग्स में भी महारत हासिल थी। हालांकि उनके सबसे अनूठे कौशल के बारे में जो अब तो सभी जानते हैं और एक तरह से सिर्फ कहावत के लिए ही रह गया है, शब्दवेदी बाण चलाना, यानी सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाना। पृथ्वीराज ने युवावस्था के दौरान ही शब्दवेदी बाण कला सीख ली थी। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, उनके पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी। नन्ही उम्र में ही अपने पिता के साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई थी। मां कर्पूरा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाज में उनकी पूरी मदद की। मंत्री परिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य के विस्तार तक में पृथ्वीराज को सबसे पहली चुनौती घर के भीतर से ही मिली। आज के गुरुग्राम और तब के गुरडापुर की जागीरदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर शासन किया था। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। उन्हें राय पिथौरा के रूप में भी जाना जाता है। वह चौहान वंश से एक राजपूत राजा थे। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे के युद्ध कौशल और राजकाज से प्रभावित होकर राजा अनंग देव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतेह कर अपने अधीन कर लिया। 1182 में तब के जेजाक भुक्ति के राजा परमर्दिदेव को हराकर उन्होंने अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज का बुंदेलखंड ही तब जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमर्दिदेव का साथ दिया था, लिहाजा पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी धावा बोल दिया। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम को भी परास्त किया। 1177 में पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से 4 साल पहले 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान बना। जिन वर्षों में भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज अपने अजय अभियान पर थे, उसी दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा हुआ था। 1186 में लाहौर जीतकर गौरी ने सियालकोट के किले पर कब्जा कर लिया। अब उसकी नजर दिल्ली पर थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। लिहाजा उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और हर तरह से मदद का भरोसा दिया। शय पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज्यादातर सेना मारी गई। बचे खुचे सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफी शातिर था। उसे पता था कि भारत के सूरवीर दया और करुणा के भाव से भी भरे होते हैं। लिहाजा उसने माफी की मांग के साथ कई तरह की कस्में खाई कि दिल्ली पर आइंदा नजर भी उठाकर नहीं देखेगा
और यहीं हो गई पृथ्वीराज से भूल। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा नहीं करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना उन्हें अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। इसी तरह 16 बार पृथ्वीराज से हारने के बाद गौरी बहुत झल्लाया हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता भला की खूबसूरत थी। कहते हैं उनके महल में एक बार एक चित्रकार आया जिसके पास दूसरी तस्वीरों के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही संयोगिता का दिल उन पर आ गया। मन ही मन संयोगिता ने पृथ्वीराज को पति के रूप में भी स्वीकार कर लिया। उसी चित्रकार ने संयोगिता का भी बेहतरीन चित्र बनाया और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। संयोगिता की तस्वीर देखकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने हर हाल में संयोगिता को अपना बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का ऐलान किया और दूर दूर तक राजाओं को निमंत्रण भेजा, पर पृथ्वीराज को जानबूझकर नहीं बुलाया। अलबत्ता उसने महल के बाहर एक दरबान के रूप में पृथ्वीराज का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया ताकि उनकी बेइज्जती हो। पृथ्वीराज चौहान को सारी बात पता चल गई थी, इसलिए वो बगैर किसी को बुलाए स्वयंवर में पहुंच गए। कार्यक्रम के अनुसार संयोगिता वरमाला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन किसी राजा के गले में वरमाला न डालकर पृथ्वीराज के पुतले के सामने पहुंच गई। पृथ्वीराज पुतले के पीछे से निकले। संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज के गले में डाल दी। यह सब देखकर जयचंद आग बबूला हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर वहां से निकल गए। जयचंद पृथ्वीराज से पहले ही नफरत करता था। स्वयंवर की घटना के बाद उसने पृथ्वीराज को नेस्तनाबूद करने की मुहिम में जुट गया। उधर तराइन के युद्ध में बुरी तरह शिकस्त खा चुका मोहम्मद गौरी अपनी हार और रुसवाई का बदला लेने को मचल रहा था। 1192 में पहले से भी बड़ी सेना लेकर उसने एक बार फिर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। 16 बार पहले शिकस्त खा चुका और एक बार फिर वह पृथ्वीराज के सामने था। तराइन की युद्ध भूमि पहले की तरह एक बार फिर भीषण कोहराम से गूंज उठी। इस बार प्रतापी पृथ्वीराज और उनकी बहादुर सेना गौरी के सैनिकों पर फिर भारी पड़ने लगी। कहते हैं इसी बीच जयचंद ने मोहम्मद गौरी को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा कि हिंदुस्तान की यह सदियों पुरानी परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ के सैनिक दुश्मनों पर हथियार नहीं उठाते। लिहाजा गौरी की सेना पृथ्वीराज पर तब आक्रमण करे जब उनके सैनिक सो रहे हों। मोहम्मद गौरी को जयचंद की यह अमानवीय सलाह बेहद पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। हिंदू योद्धाओं का सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल युद्ध करने का रिवाज था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को 5 हिस्सों में बांट दिया और इतनी तड़के सुबह हमला किया जब राजपूत सेना लड़ाई के लिए तैयार भी नहीं थी। अंततः राजपूत सेना पराजित हो गई और पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ कैसा सलूक किया, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को यातनाएं देकर मार डाला। कुछ का कहना है कि गौरी बंदी पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उन्हें काफी यातनाएं दी और गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। हालांकि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में एक काफी रोचक घटना का भी जिक्र है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बाल सखा थे और वे उनसे मिलने अफगानिस्तान गए। वहां पहुंचकर बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में बताया। जब गौरी को यकीन नहीं हुआ तो चंद्रवरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से यह कला देखने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गौरी बरदाई की बात मान गया और उसने ऐसा ही किया। लक्ष्य तय कर दिया गया, लेकिन इसी बीच बरदाई पृथ्वीराज के पास गए और उनके कान में एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह सुनकर पृथ्वीराज समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने इस कविता के आधार पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चला दिया तीर, जो सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद चंद्रवरदाई को पता था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने कटार घोंपकर पृथ्वीराज को वीर गति दे दी और उसी कटार से अपनी भी आहुति दे दी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।